हाय। ये वीडियो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में बना चुका हूँ, लेकिन मेरे इंडियन दर्शकों के लिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को हिंदी में भी आपके सामने सामने प्रतिस्थापन किया जाए। तो ये वीडियो काफ़ी टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि जिनको एक्चुअली सही मानों में इकोनॉमिक्स की थ्योरी यहाँ पे समझनी है कि इकोनॉमी का कौन सा थ्योरी यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है और उसका सीधा असर जो है ये वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है। तो ये सारी जानकारी ऑब्वियसली 2 मिनट या 3 मिनट के वीडियोस में नहीं हो सकती है। तो बहरहाल अगर उसको जानना है सही मानों में, तो मुझे सबसे पहले आप लोगों को उसकी इकोनॉमिक थ्योरीज जो है और सेंट्रल बैंक एक्शन और गवर्नमेंट की एक्शंस क्या होती है उसको पहले समझाना होगा, और उसके बाद ही हम हमारा जो ये पर्टिकुलर केस है, मुद्दा है, उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। तो जिन दर्शकों को टेक्निकल्स नहीं समझना है, तो ये वो निर्णय ले ले कि ये वीडियो देखना है, और अगर देखना है निष्कर्ष के लिए सिर्फ, तो इसको सीधा खींच के आप इसका अंतिम में जाके इसका जो निष्कर्ष मैंने बताया है उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मार्केट प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको मार्केट में रुचि है, तो इस वीडियो को बिना खींचते हुए प्रत्येक सेकंड के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हर सेकंड में आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बिजनेस साइकिल होता क्या है। देखिए साहब, इकोनॉमी जो होती है, तो इकोनॉमी हमेशा जो है समय के साथ साथ ऊपर की तरफ ही भागती है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जैसे 1985 में हमारी इकोनॉमी अगर मान के चलिए $50 बिलियन थी, तो आज की तारीख में $50 बिलियन नहीं, ये करीबन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये इसको एब्सोल्यूट टर्म्स बोलते हैं। $50 बिलियन और 1 ट्रिलियन में काफ़ी अंतर होता है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी को लोगे, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, अब ये जो ऊपर की तरफ इकोनॉमी जाती है, तो ऑब्वियसली जो जितने अर्थनीति है, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट्स है वर्ल्ड ओवर, तो उनका कुछ ना कुछ इस चीज़ में योगदान रहता है। वो इस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, जो हमारे सामने आंकड़े के तौर पे जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह ये हमारे सामने आता है। आपने हमेशा सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, उन्होंने ये साल की जो ग्रोथ होगी उसको 6% के आंकड़े से पकड़ा है या 7% के आंकड़े से पकड़ा है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने इंडिया की जीडीपी को 5% के हिसाब से तोला हुआ है। तो ये जो 5% 7% है, ये बेसिकली कुछ नहीं, वही जीडीपी ग्रोथ रेट है, जिस जीडीपी ग्रोथ रेट की हम लोग एक्चुअली फोरकास्टिंग करते हैं। इकोनॉमिस्ट जो है उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये इस चीज़ को, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन देखा हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली नथिंग बट दैट फोरकास्ट ओनली। ये फोरकास्ट है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के तहत, इकोनॉमिस्ट्स और इकोनोमेट्रिक्स इसको करते हैं। तो दो चीज़ें हमें सामने आ गई, एक कि ये फोरकास्ट होती है, दूसरी हमेशा जो है टाइम के साथ कोई भी इकोनॉमी कोई भी देश के ले लो, तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कम से कम ऊपर की तरफ ही दिखाएगी। लेकिन इकोनॉमी कोई भी हो, वो कभी भी ऐसे, ये आपकी फोरकास्टिंग है, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी क्या ऐसे ही ऊपर की तरफ जाती है? जी नहीं, इकोनॉमी ऐसी नहीं जाती। इकोनॉमी ऐसे सांप की तरह ऊपर नीचे होते हुए जाती है। बट ऑब्वियस है कि जो आप प्रोजेक्ट करोगे और जो एक्चुअल इकोनॉमी रहेगी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर होगा। ये जो अंतर होता है उसको बोला जाता है आउटपुट गैप। मतलब आपने जितना प्रोजेक्ट किया था और उसके मुकाबले जो आया है, उसको आउटपुट गैप बोला जाता है। तो इसमें अब समझने वाली की बात क्या है, उसको हम लोग देखते हैं कि जब ये आपने जितना प्रोजेक्ट किया था उससे ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे इकोनॉमी को एक्सपेंशन बोला जाता है। मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, आपका जो अनुमान था उससे काफ़ी आगे चल के इकोनॉमी जा रही है, और आपका जो अनुमान था उसके हिसाब से अगर वो ये लाइन नीचे की तरफ आती है, तो इसका मतलब जो है कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपेंशन फेज में है तो सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ है इकोनॉमी में एंड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं, उसमें स्लो डाउन है या उसमें रिसेशन आएगा। अच्छा, उसके कुछ प्रमुख जो इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जब भी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाती है, एक्चुअल इकोनॉमी जितना प्रोजेक्ट किया था उसके मुकाबले अगर प्लस साइड में जाती है, तो उसको पॉजिटिव आउटपुट गैप बोला जाता है। तो ये पॉजिटिव आउटपुट का किसी हद तक एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मान के चलिए कि आपने प्रोजेक्ट किया था इकोनॉमी जो है इस साल 5.5% के हिसाब से जीडीपी आउटपुट की ग्रोथ रहेगी, लेकिन एक्चुअल में वो जो 5.5% आपने प्रोजेक्ट किया था, उसकी जगह पे एक्चुअल जो ग्रोथ आई है वो करीबन 6% की आई है। तो यहाँ पे आपकी बढ़ोतरी कितनी हुई? 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई।
ये 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट को हम लोग आउटपुट गैप बोलते हैं, पॉजिटिव आउटपुट गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब तक पॉजिटिव आउटपुट गैप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये इनफैक्ट अच्छी चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी जो है अच्छी कर रही है, लोगों के पास नौकरी है, लोगों के पास धंधा है, और कंपनियां अपनी माल्स बेच रही है, इकोनॉमी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कुशल मंगल है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ या हमेशा नीचे की तरफ नहीं रहती, उतार चढ़ाव बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ है कि जो ये हम उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटपुट गैप और नेगेटिव आउटपुट गैप की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ हमें और समझ में आ गई होगी कि हर एक एक्सपांशन के बाद रिसेशन आती है, हर एक एक्सपांशन के बाद रिसेशन आती है, और हर एक रिसेशन के बाद एक्सपांशन आती है। मतलब हर एक एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिसेशन आती है। ठीक है, तो अब जब हम कोई भी इस चीज़ को जो है, इसको जैसे ये मैक्रो लेवल पे मैंने यहाँ पे दर्शाया है, इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और बारीकी से जान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्चुअली सेम है कि जब आपकी इकोनॉमी जो है ये एक मंदी के दौर से अब थोड़ा सा उभर के ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वाले स्लाइड में हमने देखा है कि जहाँ जब इकोनॉमी एक मंदी के दौर से ऊपर की तरफ जाता है तो उसके प्रमुख 4 हिस्से होते हैं। पहले स्टेज का नाम होता है रिकवरी, दूसरे स्टेज का नाम होता है अपस्विंग, तीसरे स्टेज को बोला जाता है स्लो डाउन, और स्लो डाउन के बाद ये रिसेशन आता है। अच्छा, रिकवरी का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे अब जो है, जैसे एक आप ये मान के चलिए एक घनघोर छाया था, एक घनघोर छाया था, एक बहुत काली रात थी, और ये काली रात के बाद जो है अभी दिन का पहला किरण हमारे हमें हमें दिखने को मिल रहा है। मतलब इससे हमारी उम्मीद जागती है, होप जाग रही है। तो उस टाइम पे सिचुएशन कैसी है, लार्ज आउटपुट गैप होता है। लार्ज आउटपुट गैप का मतलब क्या है कि जितना आपने इकोनॉमी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया था उतना तो एक्चुअल भी हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली आउटपुट गैप रहेगा। लेकिन ये आउटपुट गैप जो है ये पॉजिटिव आउटपुट गैप है या नेगेटिव आउटपुट गैप है, ये हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप रहेगा, क्योंकि ये सिचुएशन कब है, जब आप रिसेशन से उभर के प्लस साइड में जा रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिकवरी स्टेज की, वो रिकवरी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लार्ज आउटपुट गैप होती है। अच्छा, उस टाइम गवर्नमेंट कुछ काम करती है जिसको बोला जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है बेसिकली एक टॉनिक। गवर्नमेंट कुछ काम करती है एक्सटर्नल इंटरवेंशन के तहत जो इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है, और उस टाइम पे बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहेगी, काफ़ी सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ऊपर रहेगा, लेकिन अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होती रहेगी। अभी भी काफ़ी हाई है लेकिन धीरे धीरे कम होती रहेगी। बहरहाल रिसेशन से जैसे ही आप, मंदी से जैसे ही आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा सुधर रहे हो, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तभी भी काफ़ी हाई है, और बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो उस टाइम पे कोई माल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, माल शायद बिक भी नहीं रहा है, तो इस इंटरेस्ट रेट भी बेसिकली कम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे कोई वास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जिसको हम लोग अप रिकवरी बोलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज में जिसको हम लोग अपस्विंग बोलते हैं। अब ये जो अपस्विंग है, अपस्विंग के एक्चुअली 2 अगेन हिस्से हैं। एक को बोला जाता है अर्ली अपस्विंग, दूसरे को बोला जाता है लेट अपस्विंग। इन दोनों में फर्क तो है, लेकिन दोनों की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे अब जो हम इकोनॉमी जो है आपकी दौड़ पकड़ चुकी है, और ये दौड़ पकड़ने के बाद इकोनॉमी जो है अब ऊपर की तरफ पूरी तरह से भाग रही है। मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो भाग ही रही है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले देखा कि अब ये ऊपर की तरफ जैसे इकोनॉमी जा रही है, ये वाला सिचुएशन ये वाला है, इसको हम लोग अपस्विंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सब कुछ अच्छा है, माल बिक रही है, लोगों के पास नौकरी है, लोगों के पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ चुकी है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग अब लग्जरी आइटम्स कुछ खरीद सकते हैं। लोग पहले एक गाड़ी खरीदते थे, अब उनके पास 2-2 गाड़ियां हैं, उनके पास 3-3 फ्लैट्स है। तो अब ये जो है ये बेसिकली क्या हो रहा है, खपत बढ़ रही है। खपत बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या है, कंजम्पशन बढ़ रही है। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो कंपनीज है, तो कंपनियां अपनी माल भी ऑब्वियसली और बढ़ाएगी, प्रोडक्शन आउटपुट और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली अपस्विंग। तो अपस्विंग के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि पहली बात है कि जो बिजनेस में जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है। अब बिजनेस में कॉन्फिडेंस वापस आने के साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है कि डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, लेकिन अभी डिमांड अगर सप्लाई है उसको अगर धीरे धीरे उसको अगर एक्सीड करने लगता है, तो
तो बट ऑब्वियस है कि चीज़ों की जो कीमत है वो थोड़ी सी अब बढ़ने लगेगी, पहले जैसे नहीं रहेगी। शुरू शुरू में तो कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो आउटपुट गैप है वो कम होती जाएगी, तो तब क्या होगा, तब ये चीज़ों की जो कीमत है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने भी लगेगी। तो चीज़ों की कीमत बढ़ने लगेगी, इसका मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट रेट भी आ जाता है, वो भी बढ़ेगा, है ना। और एक इंपॉर्टेंट जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम वो नेगेटिव आउटपुट जो था, अब ये नेगेटिव आउटपुट से बढ़ के ये जो है ये चीज़ ऑलमोस्ट आउटपुट गैप जीरो की तरफ जाएगी, और जीरो की तरफ जाने के बाद ये जो लेट अपस्विंग वाला पोजीशन है, इस दौर में ये आउटपुट गैप अब पॉजिटिव आउटपुट गैप में बढ़ जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो जीडीपी है, जीडीपी आपने जितना फोरकास्ट किया था और एक्चुअल में जो हो रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। जो एक्चुअल जीडीपी है वो फोरकास्ट जीडीपी से काफ़ी आगे निकल चुका है, ठीक है। तो आउटपुट गैप पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ओवरहीटिंग जोन भी बोला जाता है। मतलब क्या है कि इकोनॉमी जो है अभी ओवरहीट जोन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपस्विंग की कैरेक्टरिस्टिक। दो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज इन चीज़ों की दाम बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन भी अब बढ़ेगा। इन्फ्लेशन जो पहले कम होता था, अब वो इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे दौर में। तीसरे दौर का मतलब होता है स्लो डाउन। स्लो डाउन में क्या होगा कि अब जो है धीरे धीरे लोगों की जो इंटरेस्ट हैं, जो डिमांड आउटस्ट्रिप कर रही थी सप्लाई को, तो वो एक दौर के बाद से अब क्या होगा कि धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब आप इस चीज़ को और एक अच्छी तरह से समझिए। सपोज आप एक होटल में गए, होटल में जाने के बाद आपकी बहुत बड़ी मनसा थी कि आप एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, ठीक है। तो आपने वो कोल्ड ड्रिंक्स पी। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद पहला बॉटल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा था, सेकंड वाला बॉटल आप पीने जाओगे तो आपको लगेगा यार ठीक है चलो ये भी पी लेते हैं। 2 दिन बाद आप फिर से वही रेस्टोरेंट में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप पहला बॉटल पियोगे, लेकिन इस टाइम पे आप शायद ये सोचोगे यार बोर हो चुका हूँ, पिछली बार मैंने 2-3 ग्लास पेप्सी पी ली थी, अब मैं और नहीं पीऊँगा, ठीक है। अब मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं और नहीं पीने वाला हूँ। सिमिलरली जो लोग पहले एक गाड़ी को लेने के लिए झिझक रहे थे, उनके पास 2-2 गाड़ी आ गई थी। बट ऑब्वियसली बात है, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो तीसरा गाड़ी भी ले ले, चौथा गाड़ी भी ले ले, ऐसा तो नहीं होता है। या जिनके पास ऑलरेडी 3 घर थे, वो 5 और 6 और 7 और 8 नंबर घर भी खरीद लगे, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये डिमांड सप्लाई को आउटस्ट्रिप करके एक जगह तक चली गई थी, अब इसके बाद क्या होगा कि ये पीक कर जाएगी, कहीं ना कहीं जाके वो पीक करेगी। और जब जैसे ही वो पीक करेगी, तो तब क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन अब जो डिमांड है, डिमांड से थोड़ा सा सप्लाई जो है वो डिमांड को धीरे धीरे टच करेगी, या सप्लाई जो है वो डिमांड को धीरे धीरे एक्सीड करने लगेगी। तो जब जैसे ही वो एक्सीड करने लगेगी, तो अब क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स वगैरह जो देख रहे हैं कि भैया मैं तो माल बहुत सारा निकाल रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से खपत अभी जो है उतनी ज़्यादा नहीं रही पहले जैसे, पहले ऐसा डिमांड नहीं रही। तो इस चीज़ को बोला जाता है स्लो डाउन। तो स्लो डाउन के फेजेस में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो पहला माल खरीदा था, जो पहली जो बात करी थी, जो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल था, वो तो अभी भी उतना ही है, ठीक है ना। उनकी प्लांट मशीनरीज तो ऐसे ही चल रही है, ठीक है। उसकी जो डिमांड है, डिमांड कम हो गई है पहले से, तो इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा रहेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा रहेगा, है ना। लेकिन अब जो है प्रोड्यूसर के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी जो अब कॉन्फिडेंस है बिजनेस साइकिल पे, उस पर थोड़ा थोड़ा करके रोक आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी स्लो डाउन। और लास्ट वाला जो स्टेज होता है स्लो डाउन के बाद वाला, उसको बोला जाता है रिसेशन। तो रिसेशन जो है ये बेसिकली एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जो सप्लाई है, सप्लाई अभी डिमांड से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि अब जो है यहाँ पे भरपूर माल है, लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं। जब ऐसा होता है तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जब प्रोड्यूसर्स होते हैं तो वो लोग भी अपना, और उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखने के लिए, और तो वो अपने बिजनेस ठप कर देंगे। वो ठप कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को जो नौकरियां थी वो नौकरियां भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग तो बैठा के तो किसी को कोई खिलाने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये साहब एक साइकिल होता है, ये एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं रियल इकोनॉमी की। स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको बात कर रहे हैं रियल इकोनॉमी की। और किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। वेल, रियल जीडीपी एक्चुअली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इसको एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी बोलना और भी सही रहेगा। हम इसको नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल इकोनॉमी में हो रहा है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक पहली चीज़ हो गई हमें समझ में। दूसरी जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है
कि ये वाला जो हमारा जो साइकिल है, ऊपर का नीचे का फिर से ऊपर का नीचे का, ये साइकिल जो है, ये साइकिल को सेल्फ करेक्टिंग परपेचुएटिंग साइकिल भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपने आप को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये अपने आप को ही धीरे धीरे एडजस्ट ही ऐसे कर लेती है कि जैसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगी, फिर से ऊपर जाएगी। मतलब डिमांड और सप्लाई जो है, बेसिकली आप डिमांड और सप्लाई फंक्शन से ही इस चीज़ को समझे, क्योंकि वो ही सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो डिमांड सप्लाई है, इन दोनों में जो अंतर था, या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ, कभी डिमांड सप्लाई से ऊपर है, कभी सप्लाई डिमांड से ऊपर है, कभी डिमांड सप्लाई से नीचे, कभी सप्लाई डिमांड से नीचे। लेकिन इन दोनों में जो गैप है, ये दोनों में गैप एक रहता तो है, लेकिन ये कभी भी गैप बहुत ज़्यादा या तो प्लस की साइड नहीं तो माइनस की साइड नहीं जाएगा। जैसे ही अगर वो थोड़ा प्लस की तरफ ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा प्लस या नॉर्मल से ज़्यादा माइनस में आएगा, तो मार्केट फोर्सेस अपने आप उस चीज़ को खींच के इन दोनों में फिर से गैप जो है उसको एक समांतराल तौर पे रख के आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसको सेल्फ करेक्टिंग साइकिल बोलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ तक गवर्नमेंट का इस चीज़ से कुछ भी लेना देना या इंटरवेंट करने का, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप चलेगा। चलिए, तो इस चीज़ को एक बार समराइज कर लेते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कि लोगों के पास इनकम जो है, इनकम कम हो गई है। इनकम कम हो गई है तो उनकी खपत कम हो गई है। उनकी खपत कम हो गई है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं, उनकी सेल्स टॉप लाइन जो है वो कम हो जाएगी। उनकी टॉप लाइन जैसे जैसे कम होगी तो वो लोग भी प्रोडक्शन करना भी कम बंद कर देंगे। वो लोग जैसे प्रोडक्शन करने में, तो उनके जो वहाँ पे जो नए नए नौकरी वाले आने वाले, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है, तो वो एम्प्लॉयज़ अभी उनके काफ़ी सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं। नया इन्वेस्टमेंट जो जो प्रोड्यूसर्स जितने जो नया इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते थे, तो उस पर एक रोक आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिसेशन बोलते हैं। इसको विशियस साइकिल का नाम दिया गया है। एग्जैक्टली उसकी उल्टी तरफ जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिएगा कि इस चीज़ को गोल गोल क्यों घुमाया गया है, क्योंकि इनकम कम होती है, सेल्स घटता है, सेल्स घटता है तो प्रोडक्शन घटती है, प्रोडक्शन घटती है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है या एम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो इसका मतलब शायद डायरेक्ट इनकम पे, ग्रॉस इनकम में, एग्रीगेट इनकम में ऑब्वियसली उसका फर्क गिरेगा, और ये साइकिल अपने आप चलती रहती है। ठीक है, इसको ये रिसेशन का विशियस साइकिल बोला जाता है। इसकी एग्जैक्टली उल्टी साइकिल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअस साइकिल या रिकवरी। रिकवरी में लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम जैसे ही बढ़ेगी, जिसको एक्सेस इनकम बोला जाता है, तो वो एक्सेस इनकम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो और एक अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। भैया जिसको जो वही चीज़ है कि एक वैकेशन वो लोग लेने वाले थे, पहले कुल्लू मनाली में हॉलीडे मनाते थे, लेकिन अब कुल्लू मनाली के तौर पे उनको लगा कि उनके पास 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो वो लोग यूरोप की पैकेज की टूर की बात करेंगे। ठीक है, तो एक पैकेज टूर एक्स्ट्रा बिकेगा। जैसे ही सेल्स जैसे बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स मार्केट डिमांड को मिटिगेट करने के लिए अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से उस चीज़ को निपटाने के लिए लोगों की आवश्यकता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो इसको एक वर्चुअस साइकिल का नाम दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो है वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल, ये अपने आप दिन और रात की तरह होते हैं, ये सेल्फ करेक्टिंग अपना होता रहता है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बात कहाँ पे आती है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं फिर से आपको पहले वाले स्लाइड में लेके जाता हूँ। देखिए, अब ये जो हमने बात करी थी ना, ये जो ऊपर वाली ये आउटपुट गैप, ठीक है, और इसको हमने बोला था कि ये गैप जो है ये सेल्फ करेक्टिंग गैप होता है, एक्सटर्नल, करेक्ट। लेकिन किसी वजह से अगर ये जो आपका गैप है, ठीक है, अगर किसी वजह से जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अगर गैप निकल के आता है, मतलब क्या है कि अगर आपने आउटपुट गैप सोचा था कि इतना होगा, ठीक है, ये आपकी फोरकास्टेड थी ये वाली लाइन, और ये एक्चुअल में इतना है। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग अगर ये इतना हो जाता है, मतलब आउटपुट गैप क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, तो इस यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन की जो प्रेशर है वो अनएक्सपेक्टेड रहेगी। देखिए, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन दैट इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर चली जाती है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ने का दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड हो गई। सिमिलरली अगर ये नीचे की तरफ रिसेशन जाता है, मतलब इकोनॉमिक मंदी के तौर से गुजरेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मंदी बहुत दिनों तक होता है, मतलब नीचे की, तो ये भी क्या होगा, ये आपके नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिविएट होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे ही ये आउटपुट गैप जो है, अगर ये आउटपुट गैप नॉर्मल से अगर ज़्यादा होता है, नॉर्मल से आपने जितना एंटीसिपेट किया था ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा अगर हुआ है, तो क्या होगा,
ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अपने आप में जो लॉन्ग रन एवरेज फोरकास्ट है, ये वाली लाइन अपने आप में फिर बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तब इस डिस्टॉर्शन को संभालने के लिए एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो अपने एक्शन पे आ जाती है उस चीज को ठीक करने के लिए, सो दैट ये हमारी जो साइकिल है, ये साइकिल अपने सतह पे फिर से वापस आ जाए। खिंचाव या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ इतना ज्यादा ना हो कि ये लाइन ही जो है, लाइन ही अपने आप में डिस्टॉर्ट हो जाए, डिरेल हो जाए। चलिए, अब जैसे हमने इस चीज को समझ लिया, तो अब हम आगे चल के समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या वो रास्ते हैं जिसके तहत ये एक्सटर्नल इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है। तो साहब ऐसा है कि गवर्नमेंट के हाथ में एक्चुअली दो टूल्स होते हैं। एक का नाम बोला जाता है, एक्चुअली गवर्नमेंट के हाथ में दो टूल नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में एक टूल होता है, और उस कंट्री के, कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके हाथ में और एक टूल होता है। तो गवर्नमेंट के हाथ में जो टूल होता है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी, और जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक के हाथ में जो टूल होता है उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जरा मैं इस चीज में आपको और एक बता दूं कि गवर्नमेंट के हाथ में जो टूल जो फिस्कल पॉलिसी और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, तो उनके और फिर से दो विभाजन होते हैं। एक को बोला जाता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरे को बोला जाता है रेस्ट्रिक्टिव या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी को भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और रेस्ट्रिक्टिव या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दिया गया है। अच्छा, अब इसमें ये यहाँ पे हुआ क्या है, अब थोड़ा सा मैं जो आज का जो वाक्य है उसके साथ मैं बताता हूँ। ये मान के चलिए कि जो हम बात कर रहे थे ना कि ये इकोनॉमी जो है, अगर ये सतह से, अगर जो सतह है उससे कहीं ज्यादा अगर खिंच जाता है, तो वो क्यों होता है? वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से। इकोनॉमिक शॉक्स या कैटास्ट्रॉफ्स की वजह से होता है। अच्छा, ये इकोनॉमिक शॉक्स और कैटास्ट्रॉफ क्या होती है? देखिए, इकोनॉमिक शॉक और कैटास्ट्रॉफ वो चीजें होती है कि वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में ऐसी कुछ चीज हो जाती है, विपदा आ जाती है, आपाद आ जाता है, जो कि इमीडिएटली जो इकोनॉमी चल रही है वो इस चीज को इमीडिएटली एब्जॉर्ब करने के पोजीशन में नहीं होती है, और उसकी वजह से डिरेलमेंट होती ही होती है। ठीक है, कैसे? जैसे 2007 में हमारा सब प्राइम क्राइसिस आया था। ठीक है, वो एक इकोनॉमिक शॉक था। जैसे 2020 मार्च में हमारा पैंडेमिक चालू हुआ था, तो ये एक इकोनॉमिक शॉक है। 1997 में रशियन रूबल क्राइसिस आई थी, वो एक इकोनॉमिक शॉक थी। तो इतिहास गवाह है कि हर 10 साल, हर 15 साल में कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा कुछ होता ही है जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा झटका लगता है और ये डिरेलमेंट होती है। अब जब ही ये डिरेलमेंट होती है तो तभी सरकार और जो सेंट्रल बैंक है उनको हरकत में आना पड़ता है एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो हुआ है पैंडेमिक, जो हमारे केस में इकोनॉमिक एक शॉक थी। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक शॉक को ठीक करने के लिए इस बार जो जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि जो कंपनी, जो फेड है, फेड मतलब जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको हम लोग फेड बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वैसे ही उनके यहाँ पे फेड होता है। अच्छा, अब अमेरिका देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, नंबर 1 इकोनॉमी है। तो बहरहाल है कि कोई भी जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या यूरोप हो, हर किसी के साथ जो है उसके अगर ये पैंडेमिक से अगर यूनाइटेड स्टेट्स अगर प्रभावित होता है और हमारे पूरे विश्व भर के बाकी देश भी उससे प्रभावित होते हैं, तो बहरहाल है कि उसमें सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहेगा ही रहेगा। और अगर फेड ने कुछ एक्शन लिया, फेड मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक्सटर्नल एक्शन लिया, तो उसका इफेक्ट भी पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो इस बार जो एक्शन आई थी वो एक्शन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कम थी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा थी। अच्छा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से पहले फिस्कल पॉलिसी को मैं जस्ट टच बेस करता हूं, जो कि हमारे स्टडी के लिए एज ऑफ नाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए मैं इसको आपको बता देता हूं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, तो वो चीज होती है जब इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो और उस इकोनॉमी को एक टॉनिक की आवश्यकता होती है, एक बूस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो बूस्ट की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, दो काम करती है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। पहला काम करती है कि वो टैक्स रेट कम कर देती है। अच्छा, जैसे टैक्स रेट कम करती है तो क्या होता है कि लोगों के पास ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। अगर टैक्स रेट कम हो गई तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगा। पहले आपको 33% के हिसाब से टैक्स होता था, अभी अगर 25% के हिसाब से टैक्स होता है, तो इसका मतलब है कि 9 रुपए आपके पास ज़्यादा है। अच्छा, ये 9 रुपए आप क्या करोगे? आप ये 9 रुपए को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसको खर्चा करोगे। ठीक है, स्पेंड्स पे आ जाता है।
ठीक है। तो ये उससे क्या होता है कि जैसे ही स्पेंड्स बढ़ता है फिर से वही वाला साइकिल, वर्चुअस साइकिल चालू होता है। प्रोड्यूसर को डिमांड दिखता है, प्रोड्यूसर डिमांड दिखता है तो प्रोड्यूसर अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, कैपेसिटी जैसी बढ़ाता है तो फिर लोगों को नौकरियां मिलती है, लोगों को नौकरियां जैसी मिलती है तो आउटपुट बढ़ता है। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो टैक्स इज वन ऑफ द सोर्सेस। दूसरा काम क्या करती है, दूसरा काम करती है गवर्नमेंट खुद की स्पेंड्स को बढ़ाती है। खुद की स्पेंड्स को बढ़ाती का मतलब क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट का काम एक्चुअली बिजनेस का नहीं है। कोई भी पूरे आज की तारीख में विश्व भर में गवर्नमेंट का काम होता है बेसिक बिजनेस में कम पार्टिसिपेट करना, गवर्नेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करना। और एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट को जो चाहिए, कोई भी एक नेशन को प्रोग्रेसिव नेशन होने के लिए गवर्नमेंट को जो चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्राइवेट लेंडर्स, ये सॉरी प्राइवेट जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट्स है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा ऐसे किया जाए, वेदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा ऐसे की जाए सो दैट प्रोड्यूसर्स जो है उनके लिए हर चीज़ें अच्छी हो। मान के चलिए कि हम लोग एक फैक्ट्री की बात करें। अच्छा, अब ये फैक्ट्री अगर कोई गांव खेड़े में है, ठीक है, कोई गांव खेड़े में अगर ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें वहां से वो कुछ माल निकालता है, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स निकलती हैं, ओके, वट एवर, लेट अस से दैट इंजीनियरिंग गुड्स इज नथिंग बट सम ऑटोमोटिव पार्ट्स। तो अब वो जो माल है उसको वहां से रोड से ले जाके, ट्रक से ले जाके, रोड को ले जाके उसके जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स के पास ले जाने होते हैं। अब अगर ये जो रोड है, ये रोड अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसको क्या क्या दिक्कतें आएगी। एक तो पहली बात है जो ट्रक है, ट्रक आने में प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा चीज़ है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि रोड रास्ता जो है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि उबड़ खाबड़ होने की वजह से माल का जानो माल का नुकसान हो सकता है, तो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी उनको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को अगर मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे एक सुनहरा 12x12 का एक बड़ा हाईवे बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये 12x12 का बड़ा हाईवे बना दिया तो तब हुआ क्या, तब ये जो कंपनी है, ये कंपनी के लिए अपने कस्टमर तक माल पहुंचाना उतना आसान हो गया, उतनी कम टाइम में वो लोग माल पहुंचा पाएंगे, उतना अच्छे रास्ते से कर पाएंगे। उतना अच्छे रास्ते से कर पाएंगे मतलब क्या है, और रास्ता अच्छा है तो उनको अपना जानो मान का नुकसान हो सकता है बिकॉज खराब रास्ता है, वो डर भी अभी चला गया, वो डर जिससे चला गया तो इंश्योरेंस जो ज़्यादा लेते थे वो भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पेंड्स, और दूसरी बात क्या है, तो ये ऐसे इससे क्या हुआ, इससे कॉर्पोरेट को फायदा हुआ। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने जैसे ही ये 12x12 का हाईवे उन्होंने बनाया था, 12 लेन हाईवे जैसे ही बनाया था, तो तब बहुत सारे लोगों को नौकरी भी वहां पे मिल गई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुई थी। तो इस चीज को बोला था एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल फिजिकल पॉलिसी से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अभी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। तो साहब ये एक्चुअली बेसिकली नथिंग बट इंटरेस्ट रेट फंक्शन होता है। तो इंटरेस्ट रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो फेड है ये क्या करती है कि लोगों के हाथ में अब बहुत ज़्यादा पैसा देने की मांग करती है। क्यों? क्योंकि जैसे इकोनॉमी रिसेशन में है, इकोनॉमिक शॉक लगा है, झटका लगा है इन द फॉर्म ऑफ पैंडेमिक, इन द फॉर्म ऑफ 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अब वहाँ से लोगों में जो मंदी का दौर में है, उस मंदी के दौर से अगर लोगों की हालत को उभार के एक नई दिशा उनको देनी है, एक नए रास्ते पे उनको लेके आना है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ टॉनिक फिर से देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया था। तो ये जो टॉनिक है, ये टॉनिक सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री करती है। तो इसमें क्या करते हैं कि वो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा देना चाहती है। तो वो कैसे करते हैं, वो दो हिस्से से करती है। एक होती है जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट को ही कम कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट को कम कैसे करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम एक तो होती है कि गवर्नमेंट अपने एंड से ही इंटरेस्ट रेट को उसको कम कर दे, ठीक है। दूसरा बैंकों को बोले कि वो देखिए जो सेंट्रल बैंक है उनके मेंबर बैंक्स जो है, मेंबर बैंक्स जिस रेट से सेंट्रल बैंक से पैसा उठाती है उस रेट को ही कम कर दे, वो एक रास्ता होता है। दूसरा रास्ता उसी के तहत क्या होती है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है कि हर एक बैंक को अपने एक उनके पास जितना पैसा हो उनका एक सर्टेन हिस्सा जो है उनको रिजर्व के तौर पे रखने के लिए बोलते हैं, ताकि बैंक पे कोई आपदा ना पड़े, जिसको बोला था रन ऑन द बैंक ना हो जाए, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि वो 8 to 10% ऑफ द कैपिटल है, लेकिन जब ऐसी रिसेशनरी हालत से बैंक गुजरता है तो तब सेंट्रल बैंक क्या करती है कि अभी एक काम करो भैया, आप जो पहले 8 to 10% का कैपिटल आप रिजर्व में रखते हैं तो उसको 8 to 10% नहीं, आप सिर्फ 4% कैपिटल ही रखो। तो उससे क्या होगा, बैंक के पास एक्स्ट्रा 4 to 6% का कैपिटल खुल जाएगा जो वो लोग उधार दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये एक रास्ता हो गया।
दूसरा रास्ता क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट मार्केट से अपनी ही जो बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे मैं सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मार्केट से जो G-सेक्स होती है, ट्रेजरी सेक्स होती है, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होती है, उसी को खरीदना चालू करती है। जैसे ही उस चीज को खरीदना चालू करती है तो दो चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है कि लोगों के पास अब, बिकॉज ये खरीदते हैं बॉन्ड्स को, तो जो भी खरीदे पैसा ये लोग पे करेंगे। जैसे ही ये पैसा पे करेंगे मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग जैसे ही गवर्नमेंट को अपना बॉन्ड बेचना चालू करेंगे तो उनके हाथ में लिक्विड कैश ज्यादा आ जाएगा, नंबर वन। और नंबर टू क्या है कि बिकॉज अचानक से ये जो G-सेक्स होती है, ट्रेजरीज होती है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इनकी डिमांड बढ़ने से, बिकॉज अब गवर्नमेंट खरीद रही है तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इनकी डिमांड जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है, इन बॉन्ड्स की कीमत जो है, इन बॉन्ड की कीमत भी बढ़ जाती है। अच्छा, बॉन्ड्स की कीमत बढ़ने का मतलब ये होता है कि उनकी जो यील्ड होती है वो यील्ड कम हो जाती है। अब बॉन्ड और यील्ड का संपर्क क्या है ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ, लेकिन अब तक ये समझ लीजिए कि इस चीज का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली अपने मेंबर्स, सेंट्रल बैंक डेलिबरेटली अपने मेंबर बैंक्स को के लिए इंटरेस्ट रेट कम करती है और उनको रिजर्व और सरप्लस जो है, रिजर्व सरप्लस कम रखने के लिए बोलती है, और ओपन मार्केट से बॉन्ड्स को खरीदती है। ओपन मार्केट से बॉन्ड्स से, तो दोनों ही किस्सों से होता क्या है कि जनरल जो इकोनॉमी में अचानक से लिक्विडिटी आ जाती है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, पैसों का सैलाब आ जाता है। ठीक है, ये होती है। अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज भी करती है गवर्नमेंट, जो इस बार इन्होंने किया है। इस बार इन्होंने क्या किया है कि कॉर्पोरेट को बूस्ट करने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने सिटीजन से, फेड ने अपने सिटीजन के अकाउंट में ही उन्होंने स्टिमुलस का पैसा डाला है, स्टिमुलस पैकेज का पैसा डाला है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के दो ट्रांचेस में अभी तक उन्होंने जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो कॉर्पोरेट्स के लिए भी किया है, और कॉर्पोरेट्स के खुद के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स भी उन्होंने खरीदे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो मैं बाद में बताता हूं आपको, लेकिन अब तक इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इस चीज को मैं रिवाइज करवाता हूं। इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट फंक्शन होती है। इंटरेस्ट रेट फंक्शन का मतलब होता है कि बैंक जिस रेट से, सेंट्रल बैंक जिस रेट से अपने मेंबर्स बैंक को पैसा देती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है। दूसरा, और जो मेंबर बैंक है उनको बोलती है कि आप अपने जो रिजर्व और सरप्लस है, आपको जो मैंडेटरी पहले 8 से 10% रखना पड़ता था, जिसको आप लोन नहीं दे सकते थे, एडवांस नहीं कर सकते थे, उस चीज को आप कम कीजिए, उसको 50% से कम करके 4% या 5% ही रखिए, और बाकी जो ये जो 5% आपका अभी एक्स्ट्रा फ्री हो गया, इसको आप पब्लिक में बांटना चालू कीजिए। और चूंकि मैंने आपको कम इंटरेस्ट अभी चार्ज किया हुआ है, मेरे से आप जो बोरो करते हो कम इंटरेस्ट में मैंने चार्ज किया, तो आप भी पब्लिक को कम इंटरेस्ट में चालू कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ये एक पहला काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनको ओपन मार्केट से खरीदना चालू करती है। तो गवर्नमेंट जो है ओपन मार्केट से खरीदना चालू जब करती है तो लोगों के पास इमीडिएटली पैसा आ जाता है, रियल मनी आ जाती है, लिक्विडिटी की बाढ़ आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गए, वेरी गुड। अब सवाल ये है कि ये चीज क्यों करते हैं। तो ये चीज देखिए इसलिए करते हैं क्योंकि अगेन ये एक एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जैसे ही आपके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि इनकम बढ़ गया, किनके हाथों, कंज्यूमर्स के हाथों, आम जनता के हाथ में इनकम बढ़ गई। और ये देखा गया है कि अगर सब बहुत, अगर कुछ बुरा नहीं हुआ है, बहुत ही बुरा कुछ नहीं हुआ है, तो अगर आप इनकम को जितना बढ़ाओगे तो लोगों में स्पेंड्स जो है, स्पेंड्स भी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, मैं आपको बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर मान के चलिए कि किसी के पास महीने का ₹1,00,000 उनकी तनख्वाह होती थी, हाउस होल्ड इनकम ₹1,00,000 है। ठीक है, अब ये अगर ₹1,00,000 अगर महीने की जो आपके अकाउंट में आते थे, अगर ये 1,15,000 हो जाता है, तो आप ये जो इमीडिएट 15,000 आपके पास एक्स्ट्रा आया, ये इमीडिएट 15,000 को आप उसको सेविंग्स में नहीं डालोगे शायद, उसमें से कम जो है 10,000 जो है, 10,000 आप उस चीज में खर्चा करना चाहोगे जो आपके जहन में था। आप सोच रहे थे कि मैं ये खरीदूं, आपको एक टीवी खरीदना था फ्लैट स्क्रीन, लेकिन आपने सोचा यार मेरे पास ना 20,000 रुपए और होते तो मैं ये वाला बड़ा वाला फ्लैट स्क्रीन ले लेता। अब आप वो खरीद लोगे, समझ में आ गया, आप वो खरीद लोगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्पेंड्स फंक्शन, एंड स्पेंड्स फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम फंक्शन इफ एवरी अदर थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट की मंशा क्या होती है कि जैसे ही ऐसे रिसेशन के दौर से हम जैसे उभर के आ रहे हैं, तो
अगर गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक, अब जब देखिए मैं गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को जो मैं बात कर रहा हूँ इसको इंटरचेंजेबली आपको समझना होगा, वट एवर इज गवर्नमेंट इज सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये जो उन्होंने लिक्विडिटी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे ही जो एडेड लिक्विडिटी आएगी, एडेड लिक्विडिटी लोग क्या करेंगे, स्पेंड्स अपना बढ़ाएंगे, स्पेंड्स जैसे ही बढ़ाएंगे फिर से वही वाला साइकिल चालू होगा, जो वाला साइकिल मैंने बताया था, वर्चुअस साइकिल चालू हो जाएगी। अब प्रोड्यूसर्स के पास डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर डिमांड के बाद कैपेसिटी ऐड करेंगे, कैपेसिटी बात करेंगे मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, सेल्स बढ़ेगा, फलाना फलाना फलाना, और इकोनॉमी जो है वो फिर से अपने इसमें चीज़ में चली जाएगी जो रास्ते में उनको जाना था। अच्छा, ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला स्लाइड में ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, इसमें सब ये समझ लीजिए कि ये जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो बात करी थी मैंने, ये अब ऐसा इस चीज़ का मतलब देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट एंड देयर इज़ पर्टिकुलरली नो नीड कि आपको एक टाइम पे एक ही पॉलिसी लेना है। हो सकता है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एक साथ इकट्ठे ऐसे काम करें कि जॉइंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी और जॉइंट फिस्कल पॉलिसी दोनों ही एक साथ हो, ठीक है, या सिर्फ एक्सपेंशनरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी करें या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करें। सो जॉइंट भी जब करते हैं तो भी इफेक्ट जो है या उनकी जो मंशा है, उनकी जो टारगेट है, वो टारगेट सेम रहता है, उनका जो मोटिव होता है वो मोटिव भी सेम रहता है कि इकोनॉमी को किसी तरह से बूस्ट करना, ठीक है। तो ये होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा दो तीन चीज़ें और समझ लेते हैं। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हुआ है, लेकिन आई होप आपको अभी तक मैंने जितना समझाया ये चीज़ जो है पूरी तरह से समझ में आ गई थी। अगर ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गई है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम फ्लॉलेसली आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर इस चीज़ को हम लोग जैसे ही कैपिटल मार्केट से साथ कनेक्ट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है अटकलें आपके साथ जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अब जो बाकी जो चीज़ है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं कांस्टेंट या परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो देखिए, ये कांस्टेंट या परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बेसिकली वही चीज़ है जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है एंड एवरी अदर थिंग इज रिमेनिंग व्हाट इट इज और विथ स्लाइट डिटोरिएशन और स्लाइट इंप्रूवमेंट व्हाट एवर इट इज, सो द एक्स्ट्रा इनकम विच इज देयर दैट विल बी मोस्टली गोइंग टू द स्पेंड्स, ठीक है। इसको बोला जाता है कांस्टेंट इनकम या परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये रियल इंटरेस्ट रेट की। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट देखिए, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। ये जो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होती है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आप और मैं जिस लोन्स जिस रेट से बोरो करते हैं या जिस रेट से हम लोग पैसा रखते हैं, हमें उसके इंटरेस्ट मिलता है, तो वो रेट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक को बोला जाता है रियल इंटरेस्ट रेट और दूसरे को बोला जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। ये दोनों के मिलाव से आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ये हर एक मैच्योरिटी के लिए आज के तारीख में या कभी भी ये अवेलेबल होते हैं। हर एक मैच्योरिटी का मतलब क्या है? देखिए साहब, ऐसा है कि आप एक बैंक में पैसा रखना चाहते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल का आपको एक रेट मिल जाएगा। आप रखना चाहते हैं सिर्फ 3 साल के लिए, तो 3 साल का भी आपको रेट मिल जाएगा। आप फिर रखना चाहते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको रेट मिलता है, हर एक मैच्योरिटी को रेट मिल जाता है। इसको अगर हम ऐसे प्लॉट करें टाइम के साथ, तो हमारा ये जो कर्व निकल के आता है उसको बोला जाता है टर्म स्ट्रक्चर। उसको बोला जाता है टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन देखिए, मैं ज़्यादा इसमें और टेक्निकल में नहीं घुसूंगा, इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा। वो जो हमने बात करी थी ना कि इकोनॉमिक डीरेल हो रहा है, इकोनॉमिक डीरेल होती है तो एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है कि उसी चीज़ को वापस अपने ट्रैक में लाया जाए। तो ये जो ट्रैक में लाने का जो काम होता है, ये ट्रैक में लाने का काम, तो उसकी बेसिस क्या है? उसकी कुछ तो बेसिस होनी चाहिए। तो उसकी बेसिस जो है उसको टेलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, या आप मान के चलो इकोनॉमिस्ट ने, उसका सबसे पहले हमें रास्ता दिखाया था। तो उन्होंने कहा था कि बॉस ऐसा है कि आपकी गवर्नमेंट की ऑब्वियसली एक, जैसे पंचवार्षिक की परिकल्पनाएं होती है, वैसे एक लॉन्ग रन टारगेट रेट होता है, ठीक है। उस टारगेट रेट एक आपका कुछ भी वो हो सकता है, कुछ भी रेट हो सकता है, वो आप मान के चलो 4% हो या 5% हो।
लेकिन ये 4% या 5% हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस रियल इंटरेस्ट रेट के इस रेट के साथ आपको इकोनॉमी में वो जो इकोनॉमिक शॉक्स बैठते हैं, तो वो शॉक्स को मिटिगेट करने के लिए, उस शॉक्स को मिटिगेट करने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो वो एडजस्टमेंट क्या होगा? वो एडजस्टमेंट होगा आपका जो आउटपुट गैप है उसका एक फंक्शन रहेगा, और दूसरा क्या होगा, जो आपकी टारगेट इन्फ्लेशन थी उससे कितना बढ़ा है। जैसे मैंने बोला था कि देखिए कुछ भी ऊपर गया मार्केट, नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग में भैया जितना आपने प्रोजेक्ट किया उससे थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा फॉर नेचुरल। बट नॉर्मल इन्फ्लेशन जो है, नॉर्मल इन्फ्लेशन इज नॉट प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट इज गुड बिकॉज इट कीप्स ऑन एवरीबॉडी मोटिवेटेड, ठीक है। लेकिन अब हद से ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो तब क्या होगा कि जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन की टारगेट थी और जो एक्चुअल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है उसका एक फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी डिफरेंशियल और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, इन तीनों का चीज लेके उन्होंने एक टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन, उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं, सो टेलर अप्रॉक्सीमेशन बोलता है कि जो हमारा टारगेट रेट होना चाहिए वो होता है लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट प्लस 0.5, मतलब हाफ ऑफ आपने जीडीपी जितना एक्चुअल जो जीडीपी निकला है माइनस जो एक्सपेक्टेड, एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड थी, मतलब जो फोरकास्ट किया है उसका, और आधा आप लोगे कितना एक्चुअल इन्फ्लेशन कितना हुआ है और आपका टारगेट इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में कितना था, उनका डिफरेंशियल, ठीक है। सीधी सी बात है। तो इसी चीज से टेलर्स ने हमें रास्ता देखा है कि ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और हमें और कुछ समझने की लास्ट वाला पोर्शन है जो हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है, और आई प्रॉमिस दैट दिस इज द लास्ट ऑफ द टेक्निकल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। इसके बाद से बहरहाल सब कुछ जो है आपके आंखों के सामने है, पूरी तरह से पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि बॉन्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। पहला मैं आपको चीज को बता दें कि ये टॉपिक अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको मैंने कोशिश किया है अपने तौर पे कि जितना इसको ब्रेक डाउन करके जितना सरल भाषा में आप सबके सामने पेश कर सकूं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये प्रैक्टिशनर्स के लिए है, ये इन्वेस्टर्स के लिए है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने CFA या FRM या अपने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या MBA फाइनेंस कर रहे हैं, उन सब कुछ लिए समझने के लिए है। क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, उनको प्रोफेसर्स उनके यहाँ पे शायद सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, जिसको आप लोग जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ आप कभी कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है एक हमारे सामने एक अवसर है उस चीज़ को समझने का कि जो भैया हम एक्चुअली में पढ़ते हैं वही क्या दुनिया में एक्चुअली वही होता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये हमारा लास्ट टेक्निकल थिंग है जिसको हम लोग चालू करते हैं, बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड और यील्ड में मैं थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ कि बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर जाएगी तो बॉन्ड की प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को पहले जस्ट मान के चलो, और यील्ड अगर नीचे जाएगी तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यील्ड और बॉन्ड में ये आपका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अच्छा, यील्ड क्या है? यील्ड आप मोटा मोटा समझ सकते हो, मोटा मोटा आप समझो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है उसको यील्ड बोलते हैं, मोटा मोटा समझना है, ठीक है। इसको मोटा मोटा हम लोग उसको यील्ड बोलते हैं। एक्चुअली में इसमें और कुछ भी रहता है, लेकिन हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं बॉन्ड किसको बोलते हैं। अच्छा, नाउ देन लेट अस डू वन थिंग। मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ और उस टाइमलाइन में मान के चलिए ये पहला 0th ईयर है और ये हमारा 10वां साल है, ठीक है। अब हम मान के चलो कि आपने बैंक में 1000 रुपये का आपने या 10,000 रुपये का FD रखा, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, ठीक है। और उसमें आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा जो है मिलता जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप इस FD को कभी भी तोड़ नहीं पाओगे, ओके। मैच्योरिटी तक आप इस FD को कैरी करना है। अगर आपने इस बीच में अगर इसको तोड़ा तो उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि एक आम चीज़ है, मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज़ समझ में आए होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए। सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस।
पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा करके ऐसा करें 10 साल तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 10,000 रुपये मैंने पहले रखा तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मुझे 6% के हिसाब से मुझे यहाँ पे 600 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। 600 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे यहाँ पे, सही बात है। दूसरे साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे 600 मिलेगा, या 600 से कुछ ज़्यादा, या 600 से कम मिलेगा? 600 से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर नाउ योर टोटल money which is now going to be paid at the rate of 6% is not 600, but now the principal of this 10,000 plus 600 मतलब 10,600 आपकी पूरी कैपिटल हो गई है। ये 10,600 के ऊपर आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब जब अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा तब तक आपको यहां पे एक मिनट, हाँ, तो अब अगले साल जो है यहाँ पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपके अकाउंट में कितना आएगा? 11,236 रुपये आएगा, 236 रुपये आएगा, ठीक है। क्यों ये 11,236 रुपये हुआ? क्योंकि अब आपके लिए एक साल ज़्यादा मिला जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल, आप पहला वाला प्रिंसिपल और उसके साथ जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड होके उसके ऊपर 6% रहेगा, तो इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। दूसरा एक सिंपल इफेक्ट भी होता है, लेकिन हम सिंपल इफेक्ट को यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, हम इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट के नाम से ही हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने अगर यही बॉन्ड को आपने 10 साल के बाद एफडी में मिला तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? आपको यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट मिलेगी वो है कुल मिला के आपको 17,908 रुपये मिलेगा, ठीक है। 17,908 रुपये मिलेगा, विच विल इंक्लूड दिस 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कैलकुलेटेड कंपाउंड, ओके, एंड द इनिशियल प्रिंसिपल, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इज दिस एफडी गुड फॉर यू? इज दिस एफडी गुड फॉर यू? यस या नो? यू कैन नॉट आंसर, राइट, क्योंकि ये आंसर के लिए आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आपका सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा दैट अगेंस्ट व्हाट। अगर मार्केट में उस टाइम पे बाकी लोग अगर 5% के हिसाब से मुझे दे रहा है देन दिस एफडी इज गुड। अगर मार्केट में बाकी लोग भी 6% के हिसाब से, 5.9% के हिसाब से, 5.95% के हिसाब से दे रहा है देन, और या 6.1 के हिसाब से दे रहा है देन ऑल्सो दिस एफडी इज गुड। लेकिन अगर उस टाइम पे मार्केट में कोई 7% के हिसाब से या 8% के हिसाब से बाकी कोई अगर दे रहा है देन दिस एफडी इज नॉट गुड, राइट। वाई? बिकॉज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा ये 7% या 8%, जो एक्स्ट्रा जो 1% या 2% आपको बाकी जगह पे मिल रहा था उसको आपने फोरगो कर दिया। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें और एक चीज इंवॉल्व है जिसको हम लोग क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि बैंक में जो है आपको पता है कि आपका जो पैसा है वो मार नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बाकी जगह पे आपको 7% या 8% लोग देंगे, लेकिन वहां पे शायद क्रेडिट रिस्क का खतरा है, ठीक है। ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज है, राइट, समझ में आ गए। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि क्रेडिट रिस्क दोनों जगह पे सेम है तो फिर आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि अगर क्रेडिट रिस्क दोनों जगह पे अगर सेम है तो मैं तो फिर चाहूंगा कि रिस्क एडजस्टेड बेसिस में जहां पे मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है मैं वहीं पे जाऊं, राइट। तो उस टाइम पे देन दिस 11,236 या दिस 7,908 रुपीज मे नॉट बी दैट अट्रैक्टिव। व्हाई? बिकॉज मार्केट में दूसरी जगह पे उसी सेम चीज, सेम एसेट, सेम रिस्कीनेस मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है। तो उस मुकाबले फिर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जो 8% के हिसाब से दे रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यही जो 6% और 8% का जो डिफरेंशियल है यही होता है यील्ड फंक्शन, यही होता है यील्ड फंक्शन। अब गवर्नमेंट के केस में, अब बॉन्ड के केस में भी सेम चीज होती है, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि बॉन्ड के केसेस में मोस्ट ऑफ द जो ट्रेजरीज बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट जो है कूपन के तौर पे सालाना नहीं मिलता,
आपको एंड ऑफ द डे, अब द एंड ऑफ द टेन्योर जाके आपको पैसा मिलता है, ठीक है, लमसम पैसा मिलता है, जस्ट लाइक दिस एफडी, जस्ट लाइक दिस एफडी, ठीक है। जब कोई भी बॉन्ड अगर इंटरिम आपको पैसा देती है तो उसको कूपन बोला जाता है। एकदम वैसे ही जो एफडी अगर आपका इनकम पेइंग एफडी हो कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग सम मनी, देन दैट इज, उसमें जैसा आता है वैसे ही बॉन्ड में भी अगर वो कूपन पेइंग अगर बॉन्ड है तो उसको भी वैसे ही चीज़ होती है, सेम ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे चीज़ के लिए अब ये चीज़ समझ लीजिए कि यील्ड, अगर ये जो 8% की बात करें तो ये 8% को हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इस बॉन्ड की या इस एफडी की यील्ड जो है अब ये 6% नहीं रहा, अब इसकी जो यील्ड है ये 8% है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं पे ज़्यादा है। सिमिलरली वो 5% भी हो सकता है, सिमिलरली वो 7% भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। सिर्फ इतना हमें जानना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे पैसा मिल रहा है उससे अगर कम रेट में मार्केट में बाकी जगह पे है तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसका मतलब उसका यील्ड कम है, ठीक है। यील्ड कम है क्योंकि बाकी जगह पे 5% मिल रहा है। यील्ड इज नथिंग बट योर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द सेम काइंड ऑफ रिस्कीनेस, विद द सेम काइंड ऑफ एसेट, ठीक है, उतना ही है यील्ड, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि मार्केट से जैसे ही बॉन्ड खरीदना और मार्केट से जैसे ही गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की बॉन्ड्स को खरीदना चालू किया तो डिमांड सप्लाई सिचुएशन आ गई। डिमांड सप्लाई सिचुएशन का मतलब क्या है कि उस टाइम पे ये बॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स हो गए। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स हो गए कि मतलब क्या है कि उनकी प्राइस बढ़ गई, उनकी वैल्यू बढ़ गई, उनकी वैल्यू बढ़ गई मतलब यील्ड कम हो गई, ठीक है, परसेंट यील्ड भी कम हो गई, ठीक है। इतना हमने जान लिया, इतना काफ़ी है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें जो है मैं इसको समझा दूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक का यहाँ तक अगर अपने इस वीडियो को बिना बंद किए, बिना बोर हुए अगर यहाँ तक आपने देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत डिफिकल्ट, जो लोगों को 2-3 साल के मास्टर्स के कोर्स में पढ़ाया जाता है उस चीज़ को पिछले 40 मिनट में आप लोगों ने बेसिक कम से कम पूरी तरह से समझ लिया है। और इसके अलावा और कुछ भी टेक्निकलिटीज़ नहीं लाऊंगा, यहाँ पे हमारी टेक्निकलिटीज़ खत्म हो जाती है। अब हम जो है फन जगह पे जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या होता है। तो देखिए साहब, ऐसा है कि जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट हमें बहुत ग्लैमरस लगती है क्योंकि इसमें डे ट्रेडिंग चलता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, वैरायटी फलाना है, और ये बहुत हमें ग्लैमरस चीज़ लगती है। बॉन्ड उतना ग्लैमरस नहीं लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बॉन्ड मार्केट वर्ल्ड ओवर है, वर्ल्ड ओवर इक्विटी मार्केट के मुकाबले 70 से 80 गुण ज़्यादा बड़ा है। सबसे बड़ी एसेट क्लास जो है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है। अच्छा, ये फिक्स्ड इनकम को फिक्स्ड इनकम क्यों बोलते हैं? फिक्स्ड इनकम को फिक्स्ड इनकम इसलिए बोलते हैं कि क्या मुझे वो 6% के रिटर्न के जो मिलता है वो फिक्स्ड है इसलिए मैं बोलता हूँ? जी नहीं। फिक्स्ड इनकम को फिक्स्ड इनकम इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर जिसने आपको ये पैसा देना है उसने अगर आपको डिफ़ॉल्ट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट नहीं अगर किया है, जैसे बैंक से आपको पैसा मिलना है, तो अगर वो बैंक ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर, ये 5 साल का हो, 1 साल का एफडी हो या 10 साल का एफडी हो, आपको कितना पैसा मिलना है वो तो आज ही आपको पता है या नहीं पता है? आज ही पता है ना। देन इसलिए बिकॉज इट इज नोन बिफोर हैंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम। मुझे पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है। और 99% केसेस में आपको मिलता क्या है? 99 नहीं, 100% ऑफ केसेस में अगर इशूअर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो आपको जो पैसा लौटा दिया जाएगा तो वो उसमें आपकी प्रिंसिपल रहेगी। प्रिंसिपल सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, राइट। आपको जो लास्ट में जो लमसम पैसा मिलता है उसमें प्रिंसिपल सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। तो वो प्रिंसिपल तो आपने ही दिया था, तो वो पैसा तो आपको पता है आपने कितना दिया था, वही पैसा आपको वापस मिल रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज फिक्स्ड इनकम। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए, अब मैं बॉन्ड के बारे में और एक चीज़ बता दूं कि ये बॉन्ड सबसे बड़ी एसेट क्लास होती है। उसके बाद आती है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट जो है वो भी इक्विटी मार्केट के मुकाबले 20 से 30 गुना बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे फेड साहब भाई साहब ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में और आज जो बाइडेन के ज़माने में, तो जेरेमी पावेल, उन्होंने जो फेड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ये स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करी 2 हिस्सों में, 2 ट्रांचेस में अभी तक की गई, $1.9 ट्रिलियन, $1.9 ट्रिलियन। और अभी कांग्रेस की तरफ से और एक मंशा चल रही है, और एक बातचीत चल रही है कि और एक लाया जाए, और एक $1.9 ट्रिलियन का ट्रांच लाया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब वही वाला साइकिल रिपीट होगा कि फेड जो है वो ओपन मार्केट से बॉन्ड्स खरीदना चालू करेगी, ठीक है, बॉन्ड्स खरीदना चालू करेगी और इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट 0 पे लेके आ जाएगी ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए, ठीक है। हमने बात किया है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फेड के पास भी पैसा कहाँ से आता है?
फेड की अपनी कॉफर में कुछ पैसे हैं डेफिनेटली। दूसरा क्या करता है, फेड भी तो कहीं ना कहीं से शायद बोरो करता होगा। अब ये जब बोरो करता है तो तब प्रॉब्लम क्या होती है कि वो तो बोरो तो किसी न किसी को तो कभी ना कभी तो वो चुकता करना पड़ेगा। चुकता कहाँ से करेगा, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू आएगी वहीं से चुकता होगा। गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लाती है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो 70 to 80% रेवेन्यू टैक्स से आती है। तो अगर टैक्स जो है, टैक्स भी कम हो जाए, सब कुछ कम हो जाए, तो फिर ये जो गैप है, जो जो बोरो किया है और मैं कंटिन्यूसली बोरो करते जा रहा हूँ, और जिस रास्ते से मुझे उस बोरोइंग को मीटअप करना है, वो रास्ता मेरे लिए बढ़ नहीं रहा है, वो रास्ता भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पॉलिटिकली एक करेक्ट मूव होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, आप देखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट कम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये उनके लिए पॉलिटिकली अच्छा चीज़ रहता है। सबको बहुत अच्छा लगता है, भैया मेरा टैक्स कम हो गया, भैया इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम वो चीज़ कर देंगे। लेकिन यही गवर्नमेंट जब एक्चुअली स्पीकिंग इकोनॉमी ओवरहीट जोन में चली जाए और मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है, तो एग्जैक्टली उल्टा साइकिल करना पड़ेगा। रिमेंबर वो जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को खींचने की कोशिश करता है, तो वो बहुत अच्छी नज़र से नहीं दे जाएगा, बिकॉज ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। तो इसकी जो इल इफेक्ट होती है, ये इल इफेक्ट होता है ये है कि ये जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है ना, डेफिसिट कि जो भैया मुझे पैसा मैं बोरो कर रहा हूँ, क्या उसको मैं पे कर पा रहा हूँ, ये जो पैसा का जो ये जो डेफिसिट होता है, ये डेफिसिट या तो वहीं पे रहता है, नहीं तो धीरे धीरे डेफिसिट बढ़ता रहता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इसी डेफिसिट को अगले जनरेशन के ऊपर ढकेल देती है, अगले जनरेशन के ऊपर ढकेल देती है। ये एक प्रैक्टिस बन चुका है और एक विशियस साइकिल अपने आप में बन चुका है। ये बॉम्ब कभी ना कभी फूटेगा। मैं आशा करता हूँ कि कभी जब भी ये बॉम्ब फूटे तो ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन ये बॉम्ब कभी ना कभी फूटेगा। और गवर्नमेंट बड़े बड़े चालाकी से ये काम करती है कि भैया हम देखो, हम हमारे हाथ में पैसा प्रिंट करना तो हमारे हाथ में है, हम पैसे को प्रिंट करके भी अपना डेट मीटअप कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप $1 के अगेंस्ट में $1.5 प्रिंट करोगे, $1 के अगेंस्ट में $2 प्रिंट करोगे, तो पैसे की वैल्यू जो है वो भी कम हो रही है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ता है। आज अगर वेनेजुएला में जाके अगर आप एक कप कॉफ़ी मांगोगे, एक कप कॉफ़ी की कीमत होती है वेनेजुएला में 10 मिलियन वेनेजुएला करेंसी। आप समझ सकते हो, उनके यहाँ पे हालत ऐसी है, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से हालत ऐसी हो गई है कि जिस नोट पे वो लोग प्रिंट करते हैं, उस नोट को, पैसे के नोट को उन्होंने आधा कर दिया है। ये दशा हो गई है वेनेजुएला की। ठीक है, तो कभी ना कभी ये बॉम्ब फूटेगा। अब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जीवन काल में ये बॉम्ब फूटे, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे आने वाले जो जनरेशन है उनको ये कभी देखना पड़े। लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया में कभी भी जो कैटास्ट्रॉफ होती है ना, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो जो सबसे गरीब इंसान है उसको भुगतना पड़ता है। जो अमीर वाले हैं उनको कुछ नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि वो लोग अपने मज़े मार लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है या जो नीचे के सबसे है, उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बर्डन उठाना पड़ता है। खैर, एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू इट एनीमोर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा और बता दूं कि चीज़ क्या है। देखिए, अब हाँ, ये जो हमने अभी बात करी थी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा पैसा, अब ये एक्स्ट्रा पैसे का उन्होंने ये लिक्विडिटी है, तो इसका किया क्या उन्होंने, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया स्लाइड यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। ओके, इसका मैं थोड़ा सा लेआउट मैं चेंज कर दूँ। वाह, बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट एक्शन लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई। अच्छा, अब लिक्विडिटी किन के हाथ में आ गई, ये हमारे कॉमन सिटीजन के हाथ में आ गई। और
और देखिए मैंने बात करी थी ना कि इंटरेस्ट रेट फंक्शन में आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम करते हैं, बैंक को बोलते हैं कि भैया कम करो सब कुछ, इंटरेस्ट रेट कम करो, अपनी रिजर्व भी कम रखो, इतना रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है जो मैंडेटरी रिजर्व होता है। तो उसका तो क्या होता है कि जो इनपुट कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाती है तो कॉर्पोरेट्स के लिए सुविधा क्या होती है, कॉर्पोरेट की जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। इनपुट कॉस्ट कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है तो जो एमआरपी है, कोई भी चीज़ की जो एमआरपी है वो भी स्टेबल रहेगी या कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एमआरपी कम होने से, एमआरपी कम होने से फ़ायदा क्या होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना हम समझ गए हैं, ठीक है ना। और कॉमन सिटीजन के हाथ में अगर पैसा आ गया तो फिर वो कांस्टेंट इनकम हाइपोथेसिस वाला रूल चालू हो जाएगा कि जितना इनकम बढ़ गया, जितनी लिक्विडिटी बढ़ गई, उससे स्पेंड्स उतना प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, राइट। सही बात है ना, वेरी ब्यूटीफुल, गुड। लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस बार काम नहीं करी। क्यों काम नहीं करी? क्योंकि इस बार हुआ क्या है, जब पैंडेमिक ने हिट किया तो फिर लॉकडाउन आ गया। अब जब लॉकडाउन आ गई तो सारे दुकान बंद हो गए, इसका मतलब वॉलमार्ट बंद हो गया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, इस चीज़ को मतलब लिटरली मत समझिएगा। फिर जो कार डीलरशिप्स है वो बंद हो गई, ऑफिसेज बंद हो गई, राइट। शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, राइट। अब शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, वॉलमार्ट बंद हो गया, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बंद हो गई, वो होती है आपकी वेकेशन स्पॉट्स भी बंद हो गए, ऑफकोर्स। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है वो कम बंद हो गई, है ना। लॉकडाउन में तो ये सब हुआ है, राइट। तो जब ये सब हुआ है तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों के पास बैंक अकाउंट में जो, और फेड ने सही मानों में लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो अब जो फेड के पास जो लोगों के बैंक अकाउंट में जो ये एक्स्ट्रा पैसा आया, जो कांस्टेंट इनकम हाइपोथेसिस के तहत ये स्पेंड्स में जाना चाहिए था, अब वो पैसा जाएगा कहाँ पे? क्योंकि पैसा सेव करने करके तो कोई फायदा नहीं है। यूएस में वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम है, और मॉनेटरी एक्सटर्नल मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, ओपन मार्केट पॉलिसी से जैसे ही बॉन्ड खरीदोगे तो वैसे ही क्या होगा, बॉन्ड की यील्ड जो है वो यील्ड कम होगी। बॉन्ड की यील्ड अगर कम होगी तो कॉन्करेंट इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोग अगर जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको खर्चने की जगह अगर नहीं है तो बैंक में रखने के भी कोई फायदा नहीं, कि उससे पैसा कुछ उनको मिलने वाला है नहीं, इंटरेस्ट रेट तो कम है, ठीक है ना। तब हुआ क्या है, अब इसको थोड़ा बताते हैं। तो अब उससे पहले हम एक महाशय को इसमें और इन्वॉल्व करेंगे जिनका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। बहुत खराब लोग हैं, नॉट लिटरली, वेल एट टाइम्स ऑफ कोर्स। सो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उन्होंने क्या किया, तो ये जो है ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लॉबी करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और ये जो बहुत सारे एक्शंस है, ये एक्शंस पॉइंट इनके बिहेस्ट में ही होता है। तो अब हुआ क्या कि मार्च 2020 में जब ये लॉकडाउन चालू हो गई तो मार्केट जो है वो नीचे आ गई, राइट। निफ्टी 7,500 पे आ गई ना। डाउ जोन्स फलाना फलाना ये सब भी एकदम नीचे आ गए, 16,000 पे आ गए, 17,000 पे आ गए, है ना। तो तब इन्वेस्टमेंट बैंक से क्या किया कि तब जो एसेट्स थे, तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, इक्विटीज, ठीक है। तो ये जो एसेट्स वगैरह थे, तो ये एसेट्स की वैल्यू एकदम कौड़ी के भाव में आ गई। अब ये जब कौड़ी के भाव में आ गई तो इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया, उनके पास तो पैसा वैसे भी पड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भर भर के ये माल जो सस्ते दामों में ये सारे माल खरीद लिए, ठीक है। अब ये जब इन्होंने माल खरीदना चालू किया तब हुआ क्या, अब इनकी वही डिमांड सप्लाई वाली सिचुएशन आ गई। जैसे ही माल दबा के इन्होंने खरीदना चालू किया तब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जाने लगी ठीक है, मार्केट जब ऊपर जाने लगी तो तब हुआ क्या, ये जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड थे जिनके पास ये जो एक्स्ट्रा इनकम आया था, उन्होंने देखा अरे भैया ये तो अब तो सब सुधर रहा है, और हमारे पास जो पैसा है, हम तो वैसे भी घर में बैठे हैं, हमारे पास तो खर्चने के लिए कुछ है ही नहीं। जिनकी नौकरी चली गई वो लोग, उनके अकाउंट में भी ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो भी सोचेंगे यार हम खाएंगे उसके बाद और क्या करेंगे, मूवी जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम मार्केट में ही पैसा लगाए, कैपिटल मार्केट में हम लोग पैसा लगा देते हैं, है ना। अब मार्केट सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है,
तो इसमें हम लोग पैसा लगाना चालू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मार्केट में पार्टिसिपेशन करना चालू किया। ध्यान में रखिएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है, थोड़ा बहुत यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था उन्होंने नहीं कुछ किया। और उसके बाद से फिर जो चंदू मामा ने खरीदारी की तो शर्मा जी ने भी खरीदारी की, शर्मा जी ने खरीदारी की तो पौडवाल साहब ने भी खरीदारी की। और हुआ क्या, मार्केट जो है उसके बाद 1 साल के अंदर जो है, जो एकदम नीचे आ गई थी वो मार्केट अब जू 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 करके एकदम आकाशचुंबी हो गई। अब जैसे ही आकाशचुंबी मार्केट हो गई तो ये जितने एसेट प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कहाँ पे बैठा था, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यहाँ पे बैठा था। और जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, जो हमारे भेड़ चाल वाले कॉमन इन्वेस्टर्स है, आप और मेरे जैसे, वो लोग पैसा डालते गए डालते गए डालते गए। ठीक है, अब यूएस में इन लोगों का जो नाम है उनको एक अजीब नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, वो अजीब वाला नाम क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ। वो अजीब वाला नाम है रॉबिन हुडर्स बोलते हैं उनको, रॉबिन हुडर्स। रॉबिन हुडर्स क्यों बोलते हैं, तो एक तो देखिए बड़ा आयरनिकल सा नाम है रॉबिन हुडर नाम, क्योंकि वहाँ पे रॉबिन हुड करके एक ऐप है। ठीक है ना, वो डिस्काउंट ब्रोकरेज जैसे हमारे यहाँ पे है, वहाँ पे भी ऐप है। ठीक है, सारे लोग वहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर दिया और उन्होंने खूब दबा के उन्होंने भी माल खरीदा और उन्होंने ट्रेडिंग वेडिंग सब चालू कर दी। ठीक है, उन्होंने कर दिया ये सब। ठीक है, वेरी गुड गुड। अब जो चीज़ वहाँ पे हुआ है वो इंडिया में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में इनको रॉबिन हुडर्स नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, इनको जीरोधास कहते हैं। ठीक है, इनको जीरोधास और जीरोधानियन कहते हैं। ये जीरोधा भी अपने आप में एक किस्सा है, कभी अगर मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या करते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। चलिए कोई नहीं। तो ये जीरोधानियंस जो है, ये जीरोधानियंस ने अभी इंडिया में पैसा चालू किया। और इन्होंने जब चालू किया तो वही निफ्टी जो आपका 7,500 था, 1 साल के अंदर अभी 15,500 पे आ गई। रिपीटेशन हुआ है ना, है यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अकाउंट में भले ही उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया हो, लेकिन मामला तो वही है, खर्चने का जगह नहीं है तो भैया कैपिटल मार्केट में ही डालो, ऊपर तो जा ही रही है ना, और कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है, जिस चीज़ को अगर आप नहीं समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 50 से 60 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे, और पिछले 1 साल में वही 2 करोड़ डीमैट अकाउंट का 4 करोड़ हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि पिछले 1 साल में ही 2 करोड़ मतलब 100% ग्रोथ इन डीमैट अकाउंट हैव हैपेंड। ओके, तो ये जीरोधा वाले, फिर ये अपस्टॉक्स वाले और जितने सारे ये ब्रोकर्स हैं, फुल स्केल ब्रोकर हो, डिस्काउंट ब्रोकर हो, इनके चांदी ही चांदी हो गए, इतने सारे लोग आ गए। उसके साथ और इनकी चांदी हो गई जो आपके टिप प्रोवाइडर्स है, जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, उनकी भी चांदी की चांदी हो गई, है ना। टिप प्रोवाइडर्स अचानक से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गए, लोग उनकी बात सुन के तो खूब सारे पैसे डालना चालू किए। ठीक है, तो ये पार्टी अभी चलनी चालू हो गई। ठीक है, अब ज़रा दूसरे स्लाइड में हम लोग चलते हैं और समझते हैं और 2-3 चीज़ें आराम से। थोड़ा सा एक और स्लाइड मैं यहाँ पे आपके लिए क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जब आपने ऐसी पार्टी चालू करी तो अब पार्टी तो हमेशा नहीं रह सकती, कभी ना कभी पुलिस आके उसको रोकना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि पार्टी कब तक चलेगी। तो पार्टी कब तक चलेगी ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि उसके सोर्स क्या है। उसकी सोर्स क्या थी, उसकी सोर्स थी चीप फंडिंग। चीप एक मिनट, चीप फंडिंग, राइट, ये इसके सोर्स थे। और ये चीप फंडिंग किसकी वजह से हुआ था, फेड की बाईबैक प्रोग्राम से, राइट, इसकी वजह से हुआ था। और फेड ने क्या किया था, 2 ट्रांचेस में $1.9 ट्रिलियन पैसे जो है वो इकोनॉमी में फूंक दिए थे, राइट। ये इसकी सोर्स थी। अब जिस दिन ये सोर्स बंद हो जाएगी उस दिन क्या होगा, उस दिन तो पार्टी, ये जो पार्टी थी, ये पार्टी ब्यूगल लग जाएगा ना फिर, क्योंकि उसको चलाने वाला ये फेड है। अब फेड जितने दिन आपको ये प्रॉमिस करेगा कि भैया मैं $1.9 ट्रिलियन इस बार डाला,
अगले बार 1.9 ट्रिलियन डॉलर डाला, 2 महीने बाद मैं फिर से और एक 1.9 ट्रिलियन डॉलर डालूंगा। जितनी बार वो ये चीज़ बोलेगा उतनी ही बार ये पार्टी में जोर शोर से बहुत सारे नए डांसर्स आएंगे, बहुत सारे खूब सारी पार्टी होगी, हल्ला गुल्ला होगा, शोर होगा, है ना, ये सब होता रहेगा। लेकिन जिस दिन फेड ने ये कहना बोल दिया कि भैया अब खत्म, हफ्ता बंद और पैसा नहीं, उस दिन क्या होगा, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि उस पार्टी से सबसे पहले कौन भागेगा पता है आपको? वही याद है आपको जो जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो बदमाश आदमी है। कौन है वो बदमाश आदमी? ये सबसे पहले भागेगा पार्टी छोड़ के, ठीक है, ये सबसे पहले पार्टी छोड़ के भागेगा, ठीक है। और कौन सा सबसे लास्ट में भागेगा? सबसे लास्ट में भैया भागेगा रिटेल, कि वो दारू पी के सस्ता नशा करके और लुढ़क चुरा गया, उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अब ये एक कहानी तो आपके सामने आ गई। अब थोड़ा सा दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि यूएस, यूके, इनको डेवलप्ड इकोनॉमी बोला जाता है, और हम जो है, हमको एक फैंसी नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है इमर्जिंग मार्केट का हमें नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये यूएस, यूके, इनके लिए इंडिया हो, वियतनाम हो, ठीक है, यूक्रेन हो, ठीक है, ये सब जो इमर्जिंग मार्केट, सो कॉल्ड इमर्जिंग मार्केट्स है, इनकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ा लग सकता है। हम जैसे जोर शोर से बोलते हैं कि भैया निफ्टी इज द बिगेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इन द होल वर्ल्ड एंड वी टेक प्राइड इन दैट लाइक फूड्स, ओके। सो वैसे ये इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरी वैल्यूएशन है, ये इनके यहाँ पे एक स्मॉल कैप इंडेक्स से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का क्या हुआ, ये चीज़ को ज़रा समझिएगा। ये जो बदमाश इंसान था ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाउ जोन्स में पैसा नहीं लगाया, उन्होंने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है ये इमर्जिंग मार्केट्स में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वही स्टोरी जो वहाँ पे रिपीट हुई, वहाँ पे हुई थी, ये यहाँ पे भी रिपीट हुई, और ये हमें दिखा। क्योंकि निफ्टी जो है वो 7,500 से 15,500 पे आ गई है, 15,500 पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, ठीक है। और इस ये जो लगाते हैं इनको बोला जाता है FII, बड़ा फैंसी नाम दे दिया गया है। क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इनका और एक जुड़वा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बड़ी बात नहीं है ये, एक्चुअली वो म्यूचुअल फंड वाले हैं। म्यूचुअल फंड वाला मतलब जहाँ पे आप लोग वो आप बड़े सोफिस्टिकेटेडली आप अपना SIP का पैसा रखते हो ना, सो आप बताते हो सबको वे मैं तो SIP करता हूँ यार, आई डू SIPs, राइट। सो इट मेक्स यू सडनली लुक very sophisticated, educated and somebody who is tuned with the market। तो इसमें आप पैसा रखते हो, तो ये म्यूचुअल फंड्स वाले और ये FIIs वाले हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको अगर बुरा ना मानो तो बता दूं, ये DI और म्यूचुअल फंड्स वाले आपके बारे में नहीं सोचते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचते। कभी ना कभी आपको ये चीज़ भी पता चलेगा, और मैं एक बड़ा वीडियो लाऊंगा उनके ऊपर। अगेन, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं सब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस में बोल रहा हूँ, अपनी मनसा से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो FIIs है ये हमारे मार्केट का 25% कंट्रोल करते हैं। अगर आप यकीन नहीं मानोगे कि पिछले 5 महीने में FIIs ने करीबन 1.73 लाख करोड़ रुपीस की निवेश की है हमारे FII में। इसका मतलब ये है कि आज जो मार्केट जो 15,000 के आसपास है, ठीक है, 15,000, आज वी आर स्पीकिंग टुडे इज March 16, 2021, इट इज एट 15,000। ये 15,000 से अगर अपने FIIs वालों ने पैसे हटा लिए ना, तो मार्केट ऑब्वियसली इसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि उतना से वेट कम हो जाएगी इनकी। 25% ये लोग वेट कैरी करते हैं, तो ये पैसा अगर उठा लें तो मार्केट में ऑब्वियसली कम होगा, ये 15,000 नीचे आएगी। कितना नीचे आएगी, एनी आइडिया? नो आइडिया ना, गुड, आई न्यू इट। आप तो सोचोगे भैया 25% अगर निकले तो 25% निकलेगी शायद 12,500। जी नहीं, 12,500 नहीं। जब ऐसा होगा ना तो तब क्या होता है, देयर इज समथिंग आई कॉल्ड एज, मैं इसको थोड़ा सा और बोलता हूँ, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये डोमिनो इफेक्ट क्या होता है भैया? ये मार्केट जो है, हम क्या करते हैं, हम अपनी भेड़ चाल होती है, क्योंकि हमारी समझ जो है वो कम होती है, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहा है।
तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट में पैसा डाला, हमने भी पैसा डाला, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट में पैसा निकाले तो हम भी पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन वो देर हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो होगा क्या कि अगर इन्होंने पैसा निकाल लिया ना, तो ये जो 15,000 का हमें मार्केट दिख रहा है, ये सीधा फिर से 7,000 पे आ जाएगी। हाँ, ये सुनने में बड़ा अचरज लग रहा है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? वैसा देखिए, क्या हो सकता है नहीं हो सकता वो कोई नहीं बता सकता। एक पॉसिबिलिटी है, एक थ्योरी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें डोमिनो इफेक्ट होता है। ये निकाल लेंगे तो शायद डीआईएस भी निकाल लें, डीआईएस जैसे निकल तो आप भी पैसा निकाल लोगे फिर, ठीक है ना, और मार्केट धड़ाम धड़ाम से गिरती रहेगी। तो ये होता है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बहुत भली बात मालूम होती है, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अब एक चीज़ और समझना पड़ेगा, और जो एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडी के लिए, चलिए वो उसको मैं बाद में समझाता हूँ। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस, और इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओके, पी रेशियो का मतलब क्या होता है? पी रेशियो इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट इट सिग्निफाइज इज दैट हाउ मच द मार्केट विल प्राइस फॉर एवरी डॉलर एवरी रुपी द मार्केट इज अर्निंग, ठीक है। सो आपकी जो स्टॉक इंडेक्स है, अगर वो $1 कमाती है तो उसके लिए आप उसका कितना प्राइस दोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप वैसा देखोगे तो मैंने यहाँ पे ईयर 2000 से लेके 2015 तक का मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, राइट। 2000 से लेके 2015 तक का ये प्लॉट मैंने किया हुआ है, 2021 तक, ठीक है। तो आप देखोगे कि निफ्टी जो है अर्ली 2000 से लेके मिड 2000 तक, निफ्टी की जो रेंज हुआ करती थी ना, वो करीबन मिड लेट टीन्स से लेके लेट टीन से लेके अर्ली 20 से लेके मिड 20 तक निफ्टी की पी होती थी, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, बिटवीन 2003 टू 2007 निफ्टी जंप्ड 7 टाइम्स, okay, that was the biggest bull run in course of Indian bourses, Indian stock exchange में इससे बड़ा बुल रन नहीं आया है, ओके। मतलब क्या, अगर आप 100 रुपये अगर 2003 में इन्वेस्ट किए होते, 2007 आने तक वो 100 रुपये का 700 रुपये हो चुका था। लेकिन उस दौरान भी अगर आप देखोगे मार्केट में ये जो पी है, वो पी कभी भी आपको मैक्सिमम जो है वो आपको 26 के ऊपर नहीं दिखेगी, मैक्सिमम 26 ये यहाँ पे हुआ है। और ये यहाँ पे 26 क्यों हुआ है उसका भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी जो घपलाबाजी थी, चोरी थी, वो चोरी उजागर होने वाला था, जिसका नाम था सब प्राइम क्राइसिस। तो सब प्राइम क्राइसिस से पहले ही थोड़ा सा ये पिंक होना चालू हो गया था, ठीक है। मार्केट आपको बताती है, आपको इंडिकेशन देती है, आपको बस समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। तो ये इन्होंने चालू किया था। अब उसके बाद जो है, अब आप ज़रा देखिएगा कि 2014 के बाद से, जब से हमारी नई सरकार आई है, ओके, एनीवे आई एम अगेन टेलिंग, आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मैं किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी धर्म या किसी जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स और फिगर्स है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। 2014 से अगर आप देखोगे, जब से हमारी नई सरकार आई है, ग्रीन तो आपको बहुत कम दिखेगा, ऑलमोस्ट दिखेगा ही नहीं, सब जो है ये पिंक के बाद पिंकिश के बाद रेड के बाद अब धीरे धीरे डीप रेड में आ रही है। आज जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से जो मार्केट की जो पी रेशियो है दैट इज एट 41। अब इसमें से थोड़ा सा और एक चीज़ समझ लेते हैं कि निफ्टी में एक्चुअली जो डॉक्टर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, वो एक तरह से बिजनेस डॉक्टर है, मेरे से काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, तो उन्होंने कुछ प्रेस्क्रिप्शन दिया है। उनकी प्रेस्क्रिप्शन क्या है कि भैया निफ्टी की जो अगर 12 से नीचे अगर आपको मिल जाए ना निफ्टी की पी, जितना मर्जी जो है उससे खरीदते जाओ मार्केट, ठीक है। मार्केट को जो है उसको आप खरीदते जाओ, 12 से 15 के बीच में तो भी खरीदते जाओ। अगर वो 20 से 30 के बीच में आ गया ना, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो और नया पोजीशन कुछ मत बनाओ, वेट करो कि निफ्टी की पी थोड़ी सी नीचे आ जाए और फिर से आप नया पोजीशन बनाओ। 30 से 35 के बीच में अगर आ जाए तो डेफिनेटली उसको बेचो, कुछ बिना सोचे सब कुछ बेच दो। तो एनी आइडिया 35 के ऊपर जाने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए निफ्टी में? बिकॉज देखिए, अगर आप नहीं करोगे ना, कान पकड़वा के आपको मार्केट कभी ना कभी करवा ही देगी, इसकी गारंटी तो जरूर है, ठीक है। तो ये है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, जो हमारे तमाम दिग्गज है हमारे इकोनॉमी से, वो सीधी भाषा में बोलते हैं कि ये होनी चाहिए। अब देखिए, जब पैंडेमिक हमें आया था, जब पैंडेमिक आई थी, उससे पहले ही हमारा ये जो था, हमारा सब कुछ ऑलरेडी लाल में चल रहा था। अब हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है,
क्या कितनी एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, मैं वो आंकड़े में जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जुमलेबाजी बहुत होती है, तो मेरा व्यू पॉलिटिकल नहीं है, मैं उस मामले में जाना ही नहीं चाहता हूँ। आजकल तो कुछ भी आप कुछ भी भाषा में बात करो तो देशद्रोह का तकमा आपके ऊपर कभी भी लग सकता है, यूट्यूब में बात करने के बावजूद भी। ठीक है, तो मैं देशद्रोह तो बिल्कुल नहीं हूँ। ओके, मैं एक डिफेंस फैमिली से आता हूँ, तो ऑब्वियसली वो तकमा लेके मैं नहीं जिंदा रह सकता। बहरहाल ये 2020 है। 2020 के मार्च में देखिएगा 21 पे आई थी, ऑब्वियसली बात है क्यों आई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑब्वियसली पैंडेमिक आई थी। लेकिन उससे पहले भी देखिए वी वर ऑलरेडी ड्यू फॉर करेक्शन, ये करेक्शन ऑलरेडी वी वर, एंड बट दैट करेक्शन वुड हैव बीन अ नेचुरल कोर्स ऑफ करेक्शन by the economy itself, but that didn't happen because there was no opportunity because of the pandemic itself. ठीक है, तो तभी ऑलरेडी वी वर इन अ करेक्शन मोड। ठीक है, अब आज की तारीख में ये 41 में है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया ये पी के ऊपर मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ। देखिए एक चीज़ है, हर एक चीज़ की इंडिकेशन कहीं ना कुछ होती है, एक मापदंड होता है। अब ये पी जब ये 41 पे आ जाए, क्या इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं, ये यहाँ से अभी भी सुधर सकता है, लेकिन सुधरने के 3 तरीके हैं। कैसे? 3 तरीके ऐसा होता है कि ये पी, या तो मैं जो प्राइस है प्राइस कम हो जाए, अर्निंग्स अपनी जगह पे रहे, तो हमारा वो पी धीरे धीरे 41 से नीचे आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भैया प्राइस अपनी जगह पे ही रहे, लेकिन अर्निंग्स जो है अर्निंग्स बढ़ जाए। अर्निंग्स बढ़ने का मतलब होता है ये रियल अर्निंग्स बढ़ना, मतलब क्या है कि जीडीपी में अच्छे से सच में रियल जीडीपी ग्रोथ हो रही है, नॉमिनल वाला नहीं, रियल जीडीपी ग्रोथ हो रही है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, ये न्यूमरेटर सही अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो भी हमारा पी जो है वो 41 से नीचे आ जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि दोनों का मिलाव हो, मतलब प्राइस भी घट जाए जो कि न्यूमरेटर घट रहा है, और हमारी रियल अर्निंग्स है, जीडीपी सच में अच्छा करने लगे, तो ऑब्वियसली ये 41 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक चांस में हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये 41 पे नहीं लटक के रह सकता, कुछ ना कुछ इसको करना ही पड़ेगा, है ना। ये समझ में आ गई? वेरी गुड। अब थोड़ा सा अच्छा, बॉन्ड यील्ड हमने देख ली। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डाउ जोन्स है, क्या डाउ जोन्स में भी एक्चुअली वही चीज़ हुआ था? देखिए डाउ जोन्स में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रैश के टाइम पे होता क्या है। इसका जो स्वीट स्पॉट है, ये स्वीट स्पॉट करीबन 20 के आसपास में इसका स्वीट स्पॉट है, मतलब लॉन्ग रन एवरेज अगर आप देखोगे तो ये 20 के आसपास ही घूमता रहता है, और जहाँ पे एक्चुअली इसका घूमना चाहिए। जब ये 2008 में जब ये क्राइसिस हुई थी, क्राइसिस आने वाली थी, तो तब यहाँ पे जो डाउ जोन्स की जो पी थी दैट वाज एट 120। ठीक है, जैसे ही ये सब प्राइम का बम फूटा, वो सीधा फिर नीचे आ गई यहाँ पे 18 पे। ठीक है, अब बताइए किसने पैसे बनाए, किसने पैसे नहीं बनाए? किसने पैसे नहीं बनाए वो तो देयर इज नो गेसेस। किसने पैसे बनाए, भाई आपको यार वो बदमाश आदमी याद है ना, इन्होंने खूब पैसे बनाए। देखिए ये लोग जो है ना, मार्केट ऊपर जाए तब भी पैसा बनाते हैं, मार्केट नीचे है तब भी पैसा बनाते हैं, और गवर्नमेंट भी यही बनाते हैं, और यूएस में गवर्नमेंट भी यही गिराते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ गया है शायद। अब 2000 में जब ये डॉट कॉम बबल क्रैश हुआ था, तब भी ये जो पी रेशियो था ये 50 के आसपास था। ठीक है, जब ये डॉट कॉम बबल के एकदम पीक पे, और उसके बाद जब ये क्रैश हुई, क्रैश होने के बाद पी फिर से ये 20 से नीचे 18 पे आ गई। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी ये पी जो है ये 40 के आसपास है। तो क्या यहाँ से ये डाउ जोन्स की पी और थोड़ी सी ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। ये अगेन डिपेंड करेगा कि फेड कितना फिर से पैसा डालना चाहेगी, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियली इसको अगर ऊपर और नहीं लेके जाना चाहते हो, तो अभी ये दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता सीधा नीचे की तरफ ही है। इसको 20 जो है, इसका जो स्वीट स्पॉट है 20, या मान के चलो 20 और 25 के पी में इसको पकड़ना ही पड़ेगा, इसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गई? देखिए सब कुछ जो है मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थ्रू लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। यस, ठीक है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन थ्रू लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। अब थोड़ा सा जो है इसको ख़त्म करने से पहले मार्केट देख लेते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स देखिए आज 91 पे है। डॉलर इंडेक्स को हमेशा वो लोग चाहते हैं जितना कम हो उतना अच्छा है।
क्यों कितना कम इतना से कि डॉलर इंडेक्स जो है वो मेजर होता है 5 फिएट करेंसीज के ऊपर। वो 5 फिएट करेंसीज कौन सी से, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। 5 फिएट करेंसीज है आपकी, एक मिनट, फाइव फिएट करेंसीज आर अच्छा, एक काम करते हैं, इसके दूसरे वाले जो वीडियो है उस वीडियो में मैं इसको डॉलर इंडेक्स को और मैं एक्सप्लेन करूंगा, और भली बात, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बट कीप वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर दैट यू वुड हैव एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट।